बात करेंगे मौसम की, जो बीती रात जोरदार बारिश के साथ एक बार फिर बदल गया। बड़ी जानकारी आपको हम दे दें, दिल्ली और दिल्ली के आसपास के इलाकों में बीती रात तेज बारिश हुई है और उसके बाद दिल्ली एनसीआर में कई जगह जलभराव हो गया, जिसके चलते कई इलाकों में हाल बेहाल हो गया है। तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं जो सामने आई हैं। बारिश के बाद जलभराव से ट्रैफिक पर असर पड़ा है। हालांकि आज संडे है, छुट्टी का दिन है, लेकिन उसके बाद भी लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली एनसीआर में जबरदस्त बारिश हुई और उसके बाद जलभराव की समस्या, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। अलग अलग हिस्सों में जलभराव की वजह से रफ्तार पर ब्रेक लग गया है गाड़ियों के। हालांकि संडे का दिन है, आज छुट्टी का दिन है, लेकिन उसके बावजूद भी जो लोग घर से निकले हैं उनको इस तरीके से आप देखिए परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये धौलाकुआं की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। ट्रैफिक किस तरीके से यहाँ पर जाम हो गया पानी भर जाने की वजह से सड़क पर, ये उसी की तस्वीर आप देख रहे हैं। लगातार जोरदार बारिश और उसके बाद ये दावों की पोल खुलती हुई शुरुआती बारिश में नजर आ रही है। धौलाकुआं की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। झमाझम बारिश हुई है देर रात। बारिश के बाद जलभराव से ट्रैफिक जैम हो गया, रफ्तार थम गई और इस तरीके से लोगों को आने और जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और ऐसी ही तस्वीर अलग अलग इलाकों की है। ये धौलाकुआं की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर भी आप देखिए द्वारका की तस्वीर आपके सामने। यहाँ पर भी पानी भर गया। बारिश हुई 2-3 घंटे की बारिश और उसके बाद इस तरीके से यहाँ पर जल जमाव की समस्या। और ये हर बार की कहानी है दिल्ली की। अभी तो मानसून की दस्तक हुई भी नहीं है। ये आईटीओ की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। यहाँ पर भी गाड़ी की लाइटें ऑन हैं और यहाँ पर चलने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है लोगों को। इस तरीके से ट्रैफिक जाम और जलभराव की समस्या। देखिए दिल्ली के आईटीओ इलाके में थोड़ी देर की बारिश में कैसे सब कुछ पानी पानी दिख रहा है, इसका जायजा लिया हमारी संवाददाता मदीहा खान ने। आपको दिखाते हैं। दिल्ली का आईटीओ जहां पर लगातार सालों से पानी जमा होता है, ये परेशानी कई सरकारें आने और जाने के बाद भी नहीं सुधरती, वो यही तस्वीर है। तस्वीर ये है कि दिल्ली का आईटीओ आप देख लीजिए किस तरह से जलमग्न है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं दिल्ली के खास आईटीओ से। आपको यहाँ पर जो ट्रैफिक है वो मजबूर है इस पानी से गुजर के जाने। और यहाँ देखिए एक शख्स से उनसे बात करते हैं, कितनी परेशानी झेलनी पड़ती है जब इस तरह से पानी लगा रहता है यहाँ पे। आए दिन जब भी बारिश होती पानी लगा रहता है यहाँ पे, ऐसे जल भराव रहता है। हमेशा दिक्कत होती है यहाँ पे आने में भी जाने में भी। क्या इसी तरह से दिक्कत होती है लोगों को? और जाहिर है लोग सालों से ये परेशानी झेल रहे हैं, तो उनका साफ तौर से कहना है कि समस्या दूर नहीं हो रही है और कुछ यही तस्वीर देखने के लिए मिल रही है। और जाहिर है कि जो ट्रैफिक है वो भी बढ़ जाता है जब इस तरह से जल जमाव होता है बारिश के बाद। कैमरा पर्सन राजेश के साथ मदीहा एबीपी न्यूज़ दिल्ली। बीती रात कई जगहों पर मौसम ने करवट ली। देश के कई हिस्सों में जोरदार बारिश से मौसम बदल गया। दिल्ली से लेकर मुंबई तक तेज बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली। बीती रात मौसम ने करवट ली तो देश के कई हिस्सों में बारिश हुई। माया नगरी मुंबई तेज बारिश की वजह से पानी पानी नजर आई, तो दिल्ली में भी तेज बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी भरा दिखाई दिया। हरियाणा के झज्जर में भी बारिश की वजह से कई इलाके पानी में डूबे दिखे। लगातार होती बारिश की वजह से लोगों को गर्मी से राहत तो मिली, लेकिन जल भराव कई जगह पर लोगों के लिए आफत का सबब बना दिखाई दिया। मुंबई में शनिवार शाम से ही तेज बारिश का दौर शुरू हो गया, जो अभी तक जारी है। कई इलाकों में तेज बारिश की वजह से ट्रैफिक की रफ्तार थमी दिखाई दी, तो लोग बारिश से बचने की कोशिश करते नजर आए। वहीं बीती रात दिल्ली में हुई तेज बारिश की वजह से हालात खराब होते दिखे। आईटीओ इलाके में कुछ ही देर की बारिश के बाद जल भराव हो गया और गाड़ियां सड़क पर इकट्ठा हुए पानी के बीच दौड़ती दिखी। दिल्ली के मिंटो रोड पर भी हालात खराब दिखे। कुछ देर की बारिश के बाद पूरा इलाका ही पानी पानी दिखाई दिया। कई जगह सड़कों पर पानी भर गया। पानी में गाड़ियों के फंसने की वजह से क्रेन को भी मौके पर बुलाया गया। तो बारिश कहीं पर राहत तो कहीं पर आफत बन गई। मौसम की करवट से कई जगह हड़कंप मचा दिखा। शिमला और रामपुर के आसपास जोरदार बारिश के साथ ओले गिरे, तो रुद्रप्रयाग में बारिश के बाद सड़क पर सैलाब बहता हुआ दिखाई दिया, जिसमें सड़क पर खड़ी कई गाड़ियां बहती दिखाई दी। शिमला में मौसम की करवट से हड़कंप मच गया। तेज बारिश के साथ ओले गिरने से हालात अस्त व्यस्त हो गए। ओले गिरने के बाद पूरे इलाके पर सफेद चादर बिछी हुई दिखाई दी। सबसे ज्यादा असर रामपुर इलाके के श्राई कोटी माता के आसपास देखने को मिला,
जहां पर बेमौसम बारिश और ओले गिरने की वजह से सेब की फसल को काफी नुकसान पहुंचा है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में भी भारी बारिश की वजह से अफरा तफरी मच गई, जहां पर पहाड़ से उतरे पानी से सड़क पर सैलाब उमड़ता दिखाई दिया। पानी की तेज धार के बीच सड़क पर खड़ी कई बाइक और स्कूटी नीचे गिर गईं। पानी के बहाव के साथ बहती दिखाई दी, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने बहती हुई गाड़ियों को बचाया और किनारे पर लाकर खड़ा किया। अगस्त्यमुनि इलाके के आसपास अचानक ही बारिश के पानी से लोग हैरान परेशान दिखाई दिए। अमृतसर में भी मौसम की करवट से हालात अस्त व्यस्त दिखे। स्वर्ण मंदिर में खराब मौसम के बीच श्रद्धालुओं ने अरदास की। इस दौरान स्वर्ण मंदिर परिसर में कई जगह पानी भर गया, जिसे श्रद्धालु झाड़ू की मदद से हटाते दिखे। वहीं बेमौसम बारिश की वजह से लोगों को तेज गर्मी से भी निजात मिली। कई लोग पानी के बीच मस्ती करते भी दिखाई दिए। अब आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पहले मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह और फिर वहीं के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने आपत्तिजनक बयान दिया था। अब बीजेपी के सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने पहलगाम हमले के पीड़ितों पर विवादित भाषा बोली है। हरियाणा से राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा अहिल्याबाई होलकर स्मृति दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे, लेकिन बोलते बोलते पहलगाम हमले की पीड़ित महिलाओं का ही अपमान कर गए। अगर उन्होंने अहिल्याबाई का इतिहास पढ़ा होता तो उनके सामने उनके पति को कोई निरपराध इस तरह से गोली नहीं मार सकता था, चाहे वो भी शहीद हो जाए। वीरांगना का भाव नहीं था, जोश नहीं था, जज्बा नहीं था, दिल नहीं था। रामचंद्र जांगड़ा ने आतंकियों की गोली का शिकार बने मृतकों पर भी सवाल उठाए। बयान पर बवाल बढ़ा तो सफाई देने सामने आए, लेकिन इस बार अग्निवीर योजना का हवाला देते हुए नया विवाद खड़ा कर गए। अत्याचारी थे, उनके दिल में दया थोड़ी थी, कितने हाथ जोड़ ले उनको छोड़ना थोड़ा था। अगर उनके साथ टकरा जाते तो कुछ न कुछ कम कैजुअलिटी होती। यही तो अग्निवीर योजना प्रधानमंत्री जी ने चलाई थी। अगर वहाँ का हर पर्यटक अगर अग्निवीर होता तो मेरी समझ में उन उग्रवादियों को घेर लेते, कम कैजुअलिटी होती। अब रामचंद्र जांगड़ा के इसी ज्ञान पर सियासी संग्राम शुरू हो गया है। उसके अंदर अहिल्याबाई का जज्बा। बीजेपी सांसद रामचंद्र जांगड़ा के बयान पर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी समेत विपक्ष के तमाम दलों ने बीजेपी की घेराबंदी शुरू कर दी है। कांग्रेस ने जांगड़ा के बयान को अशोभनीय करार दिया है। पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सरकार पर लगातार हमलावर कांग्रेस को रामचंद्र जांगड़ा के बयान ने बैठे बिठाए एक और मुद्दा दे दिया। कांग्रेस ने जांगड़ा के बयान पर पलटवार करते हुए बीजेपी पर सीधा प्रहार किया। किसी का परिवार मारा गया है, किसी का पति जो है शहीद हुआ है, किसी का सुहाग उजड़ा है, आप उसको लेकर के इतने असंवेदनशील कैसे हो सकते हैं? बीजेपी ने ठेका उठा लिया है क्या इस देश की बेटियों को खिलाफ शर्मनाक बयान देने का? और मैं पूछना चाहती हूँ नरेंद्र मोदी जी और जेपी नड्डा जी, आप कोई कार्रवाई करिएगा या हर बार की तरह चुप्पी साधे रहिए? समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी बयान की निंदा की है और कहा कि पहलगाम की पीड़ित महिलाओं के बारे में दिए गए बीजेपी सांसद के इस बयान के लिए निंदनीय शब्द लिखने से निंदनीय शब्द को भी आपत्ति होगी। आरजेडी भी बयान को लेकर हमलावर है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को और प्रधानमंत्री जी को और भारतीय जनता पार्टी के अन्य बड़े नेताओं को इन छुटभइयों के विवादास्पद बयानों पर लगाम लगानी चाहिए। वो वीरांगना नहीं थी, जज्बा नहीं था, लड़ना चाहिए था। ये कैसा बेहुदापन का बयान है भाई? विपक्ष हमलावर है तो बीजेपी ने इस मुद्दे पर अब तक चुप्पी साध रखी है। पाकिस्तान की पोल खोलने के लिए सर्वदलीय डेलीगेशन के साथ बहरीन पहुंचे असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि पहलगाम हमले के आतंकियों और आईएसआईएस में कोई फर्क नहीं है। ओवैसी ने पाकिस्तान को फिर से लताड़ लगाई। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि डेलीगेशन को सरकार ने भेजा ताकि दुनिया को पता चले कि भारत पिछले कई साल से किस खतरे का सामना कर रहा है। दुर्भाग्य से हमने कई निर्दोष लोगों की जान गंवाई है और ये समस्या सिर्फ पाकिस्तान से पैदा हुई है। और जब तक पाकिस्तान आतंकियों को बढ़ावा देना, सहायता देना, प्रायोजित करना बंद नहीं कर देता, ये समस्या खत्म नहीं होगी। In our opinion, there is no difference between these terrorist organizations in Pakistan and the ISIS Takfiri ideology. This we must remember. This is a menace to the whole humankind. ओवैसी ने साफ लफ्जों में कहा कि भारत अपने हर नागरिक की सुरक्षा के लिए कदम उठाएगा और अगली बार पाकिस्तान ने कोई हिमाकत की तो अंजाम उम्मीद से कहीं ज्यादा होगा। Our government has taken all the steps to protect the life and limb of every Indian, and we have, this government has made very clear
you next time you take up this misadventure, it will be beyond what they are expecting. See, we don't want to reply in that way, but there is a limit to the patience of the Indians. You cannot go on and come into India and kill people. ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी देने और पाकिस्तान के पाप का घड़ा फोड़ने के लिए भारतीय प्रतिनिधि मंडल दुनिया के अलग अलग देशों में इस वक्त मौजूद है। जापान के दौरे पर गए संजय झा की अगुवाई वाली टीम में टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी भी शामिल है और अभिषेक बनर्जी के जापान में दिए गए बयान की खूब चर्चा है। अभिषेक बनर्जी देश की राजनीति में भले ही बीजेपी के विरोधी हैं, लेकिन जब बात भारत की है तो वो न सिर्फ सरकार के समर्थन में खड़े हैं बल्कि पूरे देश की आवाज बने हुए हैं। कैसे उन्होंने टोक्यो में पाकिस्तान का पर्दाफाश किया, उसे सुनिए। तो एक एक करके 9 टेरर अटैक्स को हम लोग न्यूट्रलाइज किए। अब सारे दुनिया में हम जाके ये फोटोज दिखाने वाले हैं टू एक्सपोज द एक्चुअल फेस ऑफ पाकिस्तान। संजय झा की टीम में कांग्रेस के सलमान खुर्शीद भी शामिल हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद ने जापान से पाकिस्तान को बेनकाब किया। वो दो अलग अलग जो विचारधाराएं थी, उस विचारधारा को आज भी वो लेकर अपना राह पर लागते हैं। टीम के लीडर संजय झा ने भी पाकिस्तान पर आरोपों की झड़ी लगा दी और कहा कि पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देता है। वहाँ की सरकार ही और आर्मी ही इन्वॉल्व है इस सारे काम को करने के। पाकिस्तान के गिड़गिड़ाने के बाद भले ही भारत सीज फायर के लिए राजी हो गया हो, लेकिन बॉर्डर पर निगरानी में कोई कोताही नहीं बरती जा रही है। 47 से 48 डिग्री तापमान के बीच बीएसएफ के जवान लगातार सरहद की हिफाजत कर रहे हैं और पाकिस्तान की हर हिमाकत पर नजर रख रहे हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ की ये सारी कवायद इसीलिए ताकि पाकिस्तान के किसी भी नापाक हिमाकत का माकूल जवाब दिया जा सके। 48 डिग्री तापमान में तपती रेत के बीच हमारे जवान राजस्थान के जैसलमेर में पूरी तरह अलर्ट हैं। सीमा पार होने वाली हर हरकत पर नजर रखे हुए हैं। हथियारों से लैस जवान पाकिस्तान की हर करतूत का जवाब देने के लिए मुस्तैद है। मोर्टार टीम भी तैनात है तो कंधे पर रॉकेट लॉन्चर लेकर तैनात जवान पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। सीज फायर के बावजूद बीएसएफ के जवानों की मुस्तैदी गवाही दे रही है कि हिंद की सरहद सुरक्षित हाथों में, जहां से पाकिस्तान की ओर से की गई किसी भी हिमाकत का मुंहतोड़ जवाब दिया जा सकता। 24 घंटे बॉर्डर पर पेट्रोलिंग जारी। पैदल पेट्रोलिंग से लेकर ऊंट पर सवार होकर भी बीएसएफ के जवान लगातार निगरानी कर रहे हैं। तपती दोपहर में जवानों के जज्बे को देखने के बाद हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो रहा है। जवानों की माने तो सीमा की सुरक्षा ही उनका धर्म है और उनका कर्म है। पहली गोली चलने के बाद उसके बाद हमें पता है कि हमने क्या जवाब देना है और इतना ठोस जवाब दिया जाएगा। जो जवाब उनको अभी मिला है, जो जवाब उनको जम्मू इलाके में मिला है, उनकी कई चौकियां बर्बाद हुई है, तो ऐसा दुस्साहस अगर करेंगे तो फिर वो चौकियां जरूर उनकी बर्बाद होगी। उनका एरिया पूरा हम अच्छी तरह से जवाब देने के लिए तैयार हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। यूपी के वाराणसी में भी तिरंगा यात्रा निकाली गई और इस यात्रा में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल ने शिरकत की। हाथ में तिरंगा और भारतीय सेना जिंदाबाद का जय घोष। कुछ इस अंदाज में तिरंगा यात्रा काशी विद्यापीठ के गेट नंबर 3 से पटेल चौराहा की ओर आगे बढ़ी। तिरंगा यात्रा में दर्जनों महिलाएं सबसे आगे कदमताल करते दिखाई दी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल यात्रा का नेतृत्व करते दिखे। यात्रा में बड़ी संख्या में हर एक समुदाय के लोग शामिल हुए। वहीं सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुलिस बल की कई टीमों को तैनात किया गया। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप यादव के सोशल मीडिया अकाउंट से उनके निजी जीवन को लेकर बड़ा खुलासा किया गया। एक भावुक पोस्ट में दावा किया गया कि तेज प्रताप पिछले 12 साल से अनुष्का यादव नाम की लड़की के साथ रिलेशनशिप में है। हालांकि बवाल मचा तो तेज प्रताप ने कहा कि उनका अकाउंट हैक कर लिया गया था। तेज प्रताप यादव ने एक्स पर एक फोटो शेयर की जिसमें उनके साथ एक लड़की दिख रही है, जिसके बारे में तेज प्रताप यादव ने लिखा कि मैं तेज प्रताप यादव और मेरे साथ इस तस्वीर में जो दिख रही हैं, उनका नाम अनुष्का यादव है। हम दोनों पिछले 12 सालों से एक दूसरे को जानते हैं और प्यार भी करते हैं।
हम लोग पिछले 12 सालों से एक रिलेशनशिप में रह रहे हैं। तेज अनुष्का की करवा चौथ वाली ये तस्वीर भी वायरल है। अनुष्का छलनी से चांद और तेज प्रताप को देख रही है। अनुष्का की मांग में सिंदूर भी दिख रहा है, जिसे लेकर विवाद खड़ा हो गया। दरअसल तेज प्रताप यादव पहले से ही विवाहित हैं। 12 मई 2018 को ऐश्वर्या से उनकी शादी हुई थी। ऐश्वर्या बिहार के पूर्व सीएम दारोगा प्रसाद राय की पोती और पूर्व मंत्री चंद्रिका राय की बेटी है। हालांकि महज 1 साल बाद ही दोनों के रिश्ते बिगड़ गए। अब दोनों के तलाक का केस हाईकोर्ट में लंबित है। ऐसे में बिना फैसला आए सोशल मीडिया पर तेज के इस नए रिलेशनशिप स्टेटस ने सियासी बवंडर ला दिया है। 12 सालों से वो एक लड़की के साथ संबंध में है, उसके बावजूद उन्होंने ऐश्वर्या से शादी की और बिहार की बेटी की जीवन को खराब करने का काम किया। जीतन राम मांझी ने कहा कि जनता इसका बदला चुनाव में लेगी। बिहार के गोपालगंज में मंडप से ही दूल्हे का अपहरण कर लिया गया। दुल्हन के परिजनों से मारपीट कर लूटपाट भी की गई और मारपीट साथ में लूटपाट का आरोप शादी में आए डांस पार्टी के लोगों पर लगा है। जिस घर में थोड़ी देर पहले खुशियां थीं, वहां मातम का माहौल है। टूटी हुई कुर्सियां इस बात की गवाही दे रही कि शादी वाले घर में किस कदर तोड़फोड़ हुई। शादी समारोह में किसी बात को लेकर डांस पार्टी के साथ कुछ लोगों का विवाद हो गया। आरोप है कि डांस पार्टी के सदस्यों ने घर में घुसकर दुल्हन और उसके परिवार वालों के साथ मारपीट की, गहने और कीमती सामान लूट लिए। यहां तक कि उन्होंने मंडप में बैठे दूल्हे की पिटाई कर जबरन गाड़ी में बिठाकर अगवा कर लिया। पुलिस जब तक पहुंचती आरोपी मौके से फरार हो चुके थे। दूल्हे का अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। वहीं मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में शादी के अगले ही दिन दुल्हन अपने प्रेमी के साथ भाग गई। साथ में ससुराल पक्ष की ओर से दिए गए जेवरात भी अपने साथ ले गई। दरअसल टीकमगढ़ के टोरिया गांव में 2 दलालों ने 80,000 रुपए लेकर 22 मई को बलराम कुशवाहा की शादी काजल कुशवाहा से कराई थी। शादी एक मंदिर में बिना किसी तामझाम के हुई, लेकिन जब अगले दिन 23 मई को दुल्हन अपने ससुराल पहुंची तो शेष घरेलू रस्मों के बीच मेकअप और दूसरे सामान खरीदने की जिद करने लगी। बोली हमें मेकअप लेवाऊं चलो, तब मतलब कपड़ा लेवाऊं चलो। हमने कि हम ले आए। बोली नहीं हम तो अपने मन की लें। जिसके बाद दूल्हे के परिजन दुल्हन को सोने चांदी की जेवरात पहने हुए तैयार हालात में ही बाजार लेकर पहुंचे और जब घरवाले एक दुकान पर सामान खरीदने के बाद पैसों को लेकर मोल भाव कर रहे थे, तभी दुल्हन अपने प्रेमी के साथ बाइक पर बैठकर भाग गई और अब पुलिस दुल्हन की तलाश कर रही है। पिछले 12 सालों से एक दूसरे को जानते हैं और प्यार भी करते हैं। हम लोग पिछले 12 सालों से एक रिलेशनशिप में रह रहे हैं। तेज अनुष्का की करवा चौथ वाली ये तस्वीर भी वायरल है। अनुष्का छलनी से चांद और तेज प्रताप को देख रही है। अनुष्का की मांग में सिंदूर भी दिख रहा है, जिसे लेकर विवाद खड़ा हो गया। दरअसल तेज प्रताप यादव पहले से ही विवाहित हैं। 12 मई 2018 को ऐश्वर्या से उनकी शादी हुई थी। ऐश्वर्या बिहार के पूर्व सीएम दारोगा प्रसाद राय की पोती और पूर्व मंत्री चंद्रिका राय की बेटी है। हालांकि महज 1 साल बाद ही दोनों के रिश्ते बिगड़ गए। अब दोनों के तलाक का केस हाईकोर्ट में लंबित है। ऐसे में बिना फैसला आए सोशल मीडिया पर तेज के इस नए रिलेशनशिप स्टेटस ने सियासी बवंडर ला दिया है। 12 सालों से वो एक लड़की के साथ संबंध में है, उसके बावजूद उन्होंने ऐश्वर्या से शादी की और बिहार की बेटी की जीवन को खराब करने का काम किया। जीतन राम मांझी ने कहा कि जनता इसका बदला चुनाव में लेगी। बिहार के गोपालगंज में मंडप से ही दूल्हे का अपहरण कर लिया गया। दुल्हन के परिजनों से मारपीट कर लूटपाट भी की गई और मारपीट साथ में लूटपाट का आरोप शादी में आए डांस पार्टी के लोगों पर लगा है। जिस घर में थोड़ी देर पहले खुशियां थीं, वहां मातम का माहौल है। टूटी हुई कुर्सियां इस बात की गवाही दे रही कि शादी वाले घर में किस कदर तोड़फोड़ हुई। शादी समारोह में किसी बात को लेकर डांस पार्टी के साथ कुछ लोगों का विवाद हो गया। आरोप है कि डांस पार्टी के सदस्यों ने घर में घुसकर दुल्हन और उसके परिवार वालों के साथ मारपीट की, गहने और कीमती सामान लूट लिए। यहां तक कि उन्होंने मंडप में बैठे दूल्हे की पिटाई कर जबरन गाड़ी में बिठाकर अगवा कर लिया। पुलिस जब तक पहुंचती आरोपी मौके से फरार हो चुके थे। दूल्हे का अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। वहीं मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में शादी के अगले ही दिन दुल्हन अपने प्रेमी के साथ भाग गई। साथ में ससुराल पक्ष की ओर से दिए गए जेवरात भी अपने साथ ले गई। दरअसल टीकमगढ़ के टोरिया गांव में 2 दलालों ने 80,000 रुपए लेकर 22 मई को बलराम कुशवाहा की शादी काजल कुशवाहा से कराई थी। शादी एक मंदिर में बिना किसी तामझाम के हुई, लेकिन जब अगले दिन 23 मई को दुल्हन अपने ससुराल पहुंची तो शेष घरेलू रस्मों के बीच मेकअप और दूसरे सामान खरीदने की जिद करने लगी। बोली हमें मेकअप लेवाऊं चलो, तब मतलब कपड़ा लेवाऊं चलो। हमने कि हम ले आए। बोली नहीं हम तो अपने मन की लें।
जिसके बाद दूल्हे के परिजन दुल्हन को सोने चांदी की जेवरात पहने हुए तैयार हालात में ही बाजार लेकर पहुंचे और जब घरवाले एक दुकान पर सामान खरीदने के बाद पैसों को लेकर मोल भाव कर रहे थे, तभी दुल्हन अपने प्रेमी के साथ बाइक पर बैठकर भाग गई और अब पुलिस दुल्हन की तलाश कर रही है। दिल्ली में आज एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों की बैठक होगी, जिसकी अध्यक्षता पीएम नरेंद्र मोदी खुद करेंगे। नीति आयोग की बैठक के एक दिन बाद आज फिर पीएम मोदी मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। हालांकि इस बैठक में सिर्फ एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे। बैठक में पीएम मोदी, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहेंगे। बैठक में ऑपरेशन सिंदूर, जातिगत जनगणना जैसे मुद्दे चर्चा के एजेंडा में होंगे। साथ ही मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के 1 साल पूरा होने पर उसकी उपलब्धि पर भी चर्चा होगी। इस बैठक में एनडीए शासित राज्यों में सुशासन के मुद्दे पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा। बीजेपी नेता विजय सहस्त्रबुद्धे के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए सशस्त्र बलों और प्रधानमंत्री मोदी को बधाई देने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया जाएगा। अगली जनगणना में जातिगत गणना कराने के केंद्र सरकार के फैसले की सराहना की जाएगी। बैठक में सभी सीएम अपने राज्य के विकास योजनाओं पर प्रेजेंटेशन देंगे। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 1 दशक पूरा होने की तैयारियों पर भी चर्चा की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे मन की बात देश के साथ साझा करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद पहली मर्तबा पीएम मोदी देश से मन की बात करेंगे। आज महीने का आखिरी रविवार है और हर महीने के आखिरी रविवार को पीएम नरेंद्र मोदी देश से मन की बात साझा करते हैं। आज मन की बात का 122वां एपिसोड प्रसारित किया जाएगा। इसके पहले 27 अप्रैल को मन की बात में पीएम मोदी ने कहा था कि 22 अप्रैल को पहलगाम में हुई आतंकी वारदात ने देश के हर नागरिक को दुख पहुंचाया है। पीड़ित परिवारों के प्रति हर भारतीय के मन में गहरी संवेदना है। उन्होंने देश को भरोसा दिलाया था कि पीड़ित परिवारों को न्याय मिलेगा, न्याय जरूर मिलकर रहेगा। इस हमले के दोषियों और साजिश रचने वालों को कठोरतम जवाब दिया जाएगा। और फिर 6-7 मई की रात को ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया था और पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया गया, जिसके बाद पाकिस्तान की तरफ से हुए हमलों को नाकाम कर उसके एयरबेस को भी तबाह कर दिया गया था। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान और पीओके में आतंकवादी ठिकानों के खिलाफ भारतीय सेना की सफल सैन्य कार्रवाई ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी का ये पहला मन की बात कार्यक्रम है। ऐसे में उम्मीद है कि इसमें पीएम मोदी ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा जरूर करेंगे। कोच्चि के तट के पास एक विदेशी जहाज अचानक ही डूबने लगा, जिस पर सवार लोगों की जिंदगी पर खतरा मंडराने लगा। जानकारी मिलते ही कोस्ट गार्ड्स एक्टिव हो गए, जिन्होंने मालवाहक शिप पर सवार लोगों का रेस्क्यू किया। हिंद महासागर में डूबते दिख रहे इस मालवाहक जहाज की जानकारी मिलने के बाद हड़कंप मच गया, जो समंदर में आधा झुका हुआ दिख रहा है। इस शिप पर लाइबेरिया का झंडा लगा है और इसे 24 मई को कोच्चि पहुंचना था, लेकिन इसके पहले ही अचानक ये डूबने लगा। शिप पर सवार क्रू मेंबर्स ने जहाज के डूबने की जानकारी भारतीय अधिकारियों को दी, जो फौरन एक्शन में आए। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। 21 लोगों को शिप से निकाला गया। 184 मीटर लंबे इस शिप के डूबने की जानकारी मिलते ही अफरा तफरी मची दिखाई दी। कुछ क्रू मेंबर पहले ही शिप से लाइफ राफ्ट के जरिए समंदर में उतर गए, अपनी जान बचाने की गुहार लगाते दिखे। वहीं भारतीय कोस्ट गार्ड के अधिकारियों की मदद से इन्हें बचाया गया, समंदर से निकाला गया और सुरक्षित जगह पहुंचाया गया। वहीं इस दौरान शिप से कुछ कंटेनर भी समंदर में जा गिरे, जिसमें रखे सामान से समंदर में पर्यावरण को होने वाले नुकसान का आकलन भी किया जा रहा है। शिप पर कुल 24 लोग सवार थे। 21 लोगों को रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया। 3 क्रू सदस्य अभी भी शिप पर मौजूद है। कैप्टन, चीफ इंजीनियर और सेकंड इंजीनियर शिप पर ही हैं। सैल्वेज ऑपरेशन में मदद के लिए ये अभी भी शिप पर है। वहीं कोस्ट गार्ड के प्लेन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं। अवैध अतिक्रमण के खिलाफ योगी सरकार का एक्शन लगातार जारी है। यूपी के सिद्धार्थनगर जिले में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की, जहां सरकारी जमीन पर बनाए गए अवैध मदरसे को जमींदोज कर दिया गया। भारत नेपाल सीमा से सटे सिद्धार्थनगर जिले में अवैध मदरसे के खिलाफ बुलडोजर एक्शन हुआ, जिसके तहत सिंगरहवा गांव में बने अवैध मदरसे को जमींदोज कर दिया गया। ये मदरसा सरकारी जमीन पर बनाया गया था और सालों से अतिक्रमण कर यहाँ पर अवैध मदरसा चल रहा था, जिसकी जानकारी मिलने के बाद पहले तो प्रशासन ने अवैध मदरसे के संचालकों को कार्रवाई का नोटिस भेजा और जब नोटिस के बावजूद मदरसा प्रशासन नहीं जागा तो इसके खिलाफ बुलडोजर एक्शन किया गया। बुलडोजर ने मदरसे की दीवारों और छतों को गिराना शुरू किया तो हड़कंप मच गया और कुछ ही घंटों में अवैध मदरसे को पूरी तरह जमींदोज कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक गृह मंत्रालय की ओर से निर्देश जारी किया गया है
भारत नेपाल सीमा के पास कार्रवाई का निर्देश जारी किया गया है। 15 किलोमीटर के दायरे में अवैध निर्माण हटाने का निर्देश जारी हुआ है। अभी तक 37 अवैध मदरसों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। योगी सरकार और केंद्र सरकार नेपाल भारत सीमा के आसपास बने अवैध मदरसों पर सख्त कार्रवाई में जुटे हैं, जिसके तहत सिद्धार्थ नगर में भी अवैध मदरसे को जमींदोज कर दिया गया। हमारी टीम ने, राजस्व टीम ने उन अतिक्रमणों को, अवैध अतिक्रमणों को चिन्हित किया। चिन्हित करने के उपरांत जितने अतिक्रमण हैं उनके खिलाफ धारा 67 की कार्रवाई की गई। एक भिखारी ने बिहार के एक बाहुबली सांसद से ऐसी डिमांड कर दी जिसे सुनकर वो हैरान हो गए। वहां मौजूद लोग भिखारी की मांग सुनकर हंसने लगे, लेकिन उसकी जिद ने सांसद को जेब से पैसे निकालने पर मजबूर कर दिया। भिखारी की डिमांड से सांसद सुरेंद्र प्रसाद यादव असमंजस में पड़ गए। ये तो बेचारा मांग रहा है 8,000 रुपया का मोबाइल। भिखारी फोन पर लालू यादव से बात करना चाहता था, इसीलिए उसे 8,000 का मोबाइल चाहिए था। इस मांग पर सांसद ने एक शर्त रख दी। 2-3-4 नंबर बता दे कि जहाँ फोन करना है, ये नंबर बोल के बता देगा तो 8,000 का मोबाइल देंगे। मोबाइल को लेकर काफी देर तक सांसद और अमरजीत नाम के भिखारी के बीच बातचीत होती रही। आखिर में सांसद ने मोबाइल तो नहीं दिया, लेकिन 200 रुपए देकर वहां से चले गए। झारखंड के कोडरमा में तेल से भरा एक टैंकर पलट गया। टैंकर पलटते ही लोग उसे लूटने के लिए वहां पर पहुंच गए। इस घटना के बाद रांची पटना मुख्य मार्ग पर जबरदस्त जाम लग गया। तेल का टैंकर ज्यों ही पलटा, उसे लूटने के लिए होड़ मच गई। जिसे जो भी बर्तन मिला वो लेकर दंदनाता हुआ सड़क पर पहुंच गया। लोग बाल्टी डिब्बा लेकर ऐसे भाग रहे थे जैसे अगर देर हो गई तो बहुत कुछ छूट जाएगा। इस वीडियो को देखिए। ये कोई पानी की किल्लत से परेशान जनता नहीं है, बल्कि तेल को लूटने के लिए मारामारी मची हुई है। टैंकर सड़क के किनारे पलटा था, लिहाजा जो टैंकर तक नहीं पहुंच पाया वो पास की नालियों से ही गिरा हुआ तेल लूटने लगा। टैंकर रांची पटना मुख्य मार्ग पर बंदरचुआ के पास बेकाबू होकर पलटा था। ये बिहार होते हुए नेपाल जा रहा था। घटना के बाद हाईवे पर लंबा जाम लग गया। केदारनाथ यात्रा में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है। इस बार प्रशासन ने श्रद्धालुओं के लिए कई खास इंतजाम किए हैं और तीर्थ यात्रियों ने भी सुविधाओं की तारीफ की है। महज 22 दिन की यात्रा में अब तक करीब 5 लाख श्रद्धालुओं ने बाबा केदारनाथ के दर्शन कर लिए। यात्रा पड़ाव में आस्था का सैलाब देखने को मिल रहा है। सोनप्रयाग में सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। ये सब इतना इजी से हो पा रहा है। बीच बीच में 1-1 किलोमीटर में चिकित्सा के जो कैंप्स हैं वो भी अच्छे हैं। गौरीकुंड से केदारनाथ धाम पहुंचने के लिए 19 किलोमीटर की चढ़ाई भरे पैदल रास्ते को पार करना होता है। हालांकि काफी श्रद्धालु घोड़ा खच्चर, डंडी कंडी और पालकी का सहारा भी लेते हैं। हजारों भक्त ऐसे भी हैं जो इस कठिन यात्रा को पैदल ही पूरा करते हैं। लोगों की सेहत का भी ख्याल रखा जा रहा है। प्रशासन की टीम हर जगह मुस्तैद है। दर्शन हमारे बहुत अच्छे हुए। यहाँ पर गंदगी भी नहीं है और स्वास्थ्य की देखभाल भी हो रही है जगह जगह पर। 12 ज्योतिर्लिंगों में बाबा केदारनाथ की यात्रा मुश्किल भरे रास्तों से होती है। इस बार टोकन सिस्टम से दर्शन की व्यवस्था की गई है। इससे श्रद्धालुओं को संभालना भी आसान हो गया है। दिल्ली एनसीआर में बीती रात जोरदार बारिश हुई है और दिल्ली में बारिश के बाद कई जगहों पर जल जमाव की समस्या पैदा हो गई है। दिल्ली कैंट के अंडरपास में पानी भर गया। ये देखिए आप, जहां गाड़ियां डूब गई हैं। गाड़ियां किस तरीके से डूबी हुई इस पानी में आपको नजर आ रही हैं। ये दिल्ली कैंट की तस्वीर आपके सामने है। बीती रात जोरदार बारिश और उसके बाद इस तरीके से अलग अलग हिस्सों में जल जमाव की दिक्कत। और यहाँ अंडरपास है ये दिल्ली कैंट का, जहां पर पानी भर गया और गाड़ियां इसमें डूब गई। अब आपको दिल्ली एयरपोर्ट के पास अंडरपास की भी तस्वीर हम दिखाते हैं, जहां जलभराव के कारण कई वाहन पानी में फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। ये एयरपोर्ट के पास अंडरपास है और वहीं की ये तस्वीर है जहां जलभराव की वजह से कई वाहन इस पानी में फंसे हुए आपको नजर आ रहे हैं। ये देखिए आप, लगातार बारिश कल और उसके बाद देर रात, उसके बाद इस तरीके से अलग अलग हिस्सों में पानी भर गया। ये दिल्ली एयरपोर्ट का अंडरपास आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर वाहन पानी में फंसे हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। अब आइए आपको दिल्ली के महिपालपुर की तस्वीर भी हम दिखा दें, जहां पर फ्लाईओवर के नीचे पानी जमा हो गया और यात्रियों को मुश्किलों का सामना यहां पर करना पड़ रहा है। ये फ्लाईओवर के नीचे वाला हिस्सा
जहां पर इस तरीके से पानी जमा हो गया है। और देखिए वाहन किस तरीके से यहाँ से गुजर रहे हैं। जो यात्री यहाँ से जा रहे हैं उनको मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। और अकबर रोड की तस्वीर भी आपको हम दिल्ली की दिखाते हैं, जहां पर आंधी की वजह से पेड़ गिर गया। जोरदार आंधी, उसके बाद बारिश। ये अकबर रोड की तस्वीर है। आंधी यहां पर आई और जिस वजह से एक बड़ा जो पेड़ है सड़क पर इस तरीके से गिरा हुआ है।